नमस्कार, आप सबका स्वागत है CY एस्ट्रोलॉजर में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मेष राशि के जो जातक हैं उन लोगों के ऊपर राहु का ये जो गोचर हो रहा है 30 अक्टूबर 2023 को मीन राशि के अंदर यानी 12 नंबर, उससे मेष राशि के जो जातक हैं, जिन लोगों का चंद्रमा 1 नंबर राशि में बैठा है या फिर उनका बोलता हुआ नाम मेष राशि के अक्षरों से जुड़ा हुआ है, संबोधित कर रहा है, तो आपके लिए वीडियो सर्वोत्तम है, क्योंकि इसमें मैं आपको सारे के सारे परिणाम और एक कैलकुलेशन कैसे करें उसके बारे में बताऊंगा। देखिए, कैलकुलेशन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम अगर प्रैक्टिकल बात करें ना, क्योंकि आप बहुत सारे वीडियोस देखते हो, लोग कहेंगे ये होगा वो होगा, ये जो हो जाएगा आपके लिए वो हो जाएगा, ऐसा नहीं है। थोड़ा सा प्रैक्टिकली इसको अगर हम पूर्ण रूप से समझें तो अपनी जन्म कुंडली पे भी इसे अप्लाई करना बहुत आवश्यक है। तो कैसे हम इसको अप्लाई करेंगे और क्या हमें उपाय करने चाहिए? देखिए, मोस्टली अगर हम देखते हैं तो राहु एक नरसिंह अशुभ ग्रह है, आने के बाद अड़चने ज़्यादा देता है। जैसे कि मैं एक बता देता हूँ कि राहु जैसे ही मेष राशि वालों के लिए 12वें घर में गोचर गया, तो 12वां घर क्या है? 12वां घर एक तरह से देखा जाए तो व्यय स्थान है। 12वां घर हमारे जीवन के अंदर जो है वो विदेशी यात्रा, विदेश से जुड़ा हुआ कारोबार, घर से जो लोग भाग जाते हैं, अस्पताल के खर्चे, निवेश का फंसना, उधारी नहीं चूकना, उधारी के अंदर हमारा घर परिवार मतलब यानी कि हम घर बिक जाना, हमारे बॉन्ड्स बिक जाने, शेयर बिक जाना, धोखाधड़ी हो जाना, दुश्मन की साजिशें, अनबन, असफलता, हर तरह की परेशानियां 12वां घर देता है, लेकिन हमें इन्वेस्टमेंट भी देता है। अगर राहु अशुभ आ जाता है, जैसे कि अब फलादेश करना मैं बताऊंगा इस वीडियो के अंत में, थोड़ा सा कैलकुलेशन का टिप्स भी दूंगा आपको और उपाय भी बताऊंगा, ठीक है ना। तो आप देखिए कि जब से राहु मतलब मेष राशि वालों के लिए मीन राशि में आया है 30 अक्टूबर के बाद, और मैं आपको कहता हूं कि आप 15 अक्टूबर से इसके परिणामों को आंकलन लेना शुरू कर दीजिए, आपको आइडिया मिल जाएगा। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि देखिए, हम सबको जो परिणाम आज की डेट में मिल रहा है ना, राहु केतु के गोचर का तो मिल ही रहा है, लेकिन हमें जो आज की डेट में मिल रहा है वो मिल रहा है हमारी दशा अंतरदशा के द्वारा। तो हमारी जो दशा अंतरदशा है वो क्या है कि सबसे इम्पोर्टेंट रोल निभाती है, ठीक है। तो हमें वो टारगेट करनी है, वो मैं कैलकुलेशन में बताता हूँ। अब अशुभ परिणाम अगर मैं जोड़ता हूँ तो क्या क्या हो सकती है? देखिए, बनता बनता काम बिगड़ जाएगा, हर तरह से बाधाएं आएगी। दूसरा क्या होगा, हम अपने कर्तव्यों को, जैसे कि हमारे घर के खर्चे हैं, हमारी जो EMI है, उनको हम संपूर्ण तौर पे निभा ही नहीं पाएंगे, हर काम में चूकता हमारी बनती रहेगी। हम आलसी हो जाएंगे, स्वार्थी बन जाएंगे, कार्य शक्ति कमज़ोर हो जाएगी, कॉन्फिडेंस कमज़ोर हो जाएगा। दूसरा क्या होगा, रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है वो भी कमज़ोर होगी। तो ये तो अशुभ परिणाम होते हैं। दूसरा क्या होगा कि हमारे खर्चे इतने ज़्यादा हो जाएंगे जिससे कि हमें परेशानी होगी, जिससे हम धन मांग रहे हैं, यानी कि जो हम मान लीजिए किसी से हेल्प मांग रहे हैं या किसी से हम उधार मांग रहे हैं, तो वो व्यक्ति डूब जाएंगे या व्यक्ति वो हमें क्लियर ना कर देगी, भाई आपका काम हम नहीं कर सकते। तो इस तरह के प्रॉब्लम्स हमें आने के पूरे योग बनते हैं। अब लाभ के क्या योग बन सकते? देखिए, ऐसा नहीं है कि हर व्यक्ति को ही नुकसान होगा, बहुत सारे लोगों को लाभ भी होगा। कैसे लोगों को होगा? देखिए, जो लोग विदेश से जुड़े हुए हैं, जो लोग पढ़ाई के लिए विदेश जाना चाहते हैं, जिन लोगों का इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का कारोबार है, जिन लोगों का ट्रेडिंग का कारोबार है, उन लोगों के लिए लाभदायक है। जिन लोगों का जो है वो विदेशी लैंग्वेज या फॉरेन टूर एंड ट्रेवल्स का काम है, उन लोगों के लिए लाभदायक रहेगा। राहु जो है वो यहाँ पे मीन राशि के अंदर गोचर करेगा, तो गुरु के ऊपर भी डिपेंड हो जाएगा। तो गुरु अभी मेष राशि के लगन में बैठा है, तो ये कहूँगा कि जब तक गुरु मेष राशि में बैठा है तब तक मेष राशि वालों के लिए चिंता का बहुत बड़ा विषय नहीं है। लेकिन जिस दिन गुरु राशि परिवर्तन करके वृषभ राशि में चला जाएगा, वहाँ से हमें बहुत कुछ सोचना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पर डिपेंड हो जाएगा वो गुरु के पोजीशन के ऊपर। तो इसलिए हमें ये ध्यान देना है कि यहाँ पे क्या होगा। दूसरा एक और कि राहु की जो दृष्टियाँ होती है, राहु की 3 दृष्टियाँ होती है, 5, 7 और 9। तो 5वीं दृष्टि चौथे घर पे आती है, तो 12वें घर के अंदर बैठा हुआ राहु चौथे घर पे आता है, तो प्रॉपर्टी में, धन में, सुख शांति में कहीं ना कहीं परेशानियाँ पैदा करता है, घरेलू विवाद पैदा करता है, घर में लड़ाई झगड़ा पैदा करता है। तो आपको ये बहुत ज़्यादा सोच समझ के कार्य को करना है। राहु की एक दृष्टि जो है वो आती है आपके 7वें घर में, जहाँ से हम कह सकते हैं कि हमारी नौकरी में अड़चने आ सकती है, नौकरी में बदलाव के योग। राहु की एक दृष्टि 8वें घर में आती है, जहाँ से हमें जुए सट्टे लॉटरी से लाभ भी हो सकता है और कहीं ना कहीं वहाँ पे हमें हानि के भी योग बन सकते हैं। अब देखिए, मैंने ये सारे जो परिणाम बताए वो अनुमानित परिणाम है, और
उसमें लाभ और हानि दोनों को मिक्स बताया। अब किन लोगों को लाभ होगा और किन लोगों को हानि होगी वो देखना है। सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि जिन लोगों की जन्म कुंडलियों में शुभ ग्रहों की दशा, जैसे मेष राशि वालों के लिए मंगल एक शुभ ग्रह है, चंद्रमा भी शुभ ग्रह है, वहाँ पे सूर्य भी शुभ ग्रह है, शनि भी एक शुभ ग्रह है और गुरु भी एक शुभ ग्रह है। ठीक है, उन लोगों की अगर जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे देखिए सूर्य के अंदर शनि चल रहा है तो दोनों ही अच्छे हैं, तो आप ये कह सकते हो कि इस समय बहुत बुरे परिणाम होने के योग कम है। तो हमें ये ध्यान देना है, पहला तो एक पॉइंट। अगर मान लीजिए अशुभ ग्रहों की दशा है तो आपके लिए थोड़ा सा जो है वो माइनस पॉइंट क्रिएट हो चुका है। एक और यहाँ पे इम्पोर्टेंट रोल होता है कि आपको ये देखना होता है कि वो कौन सी तारा में चल रहा है। तो तारा के लिए मैंने स्पेशल वीडियोस बनाए हैं, उनको आप ज़रूर देखिए। उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा, तो आप उससे बहुत कुछ सीख सकते हैं। अब देखिए, जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि हमें कैलकुलेशन कैसे करना है इसका थोड़ा सा। जैसे कि आपका गुरु जो है, राहु जो है वो गुरु की राशि में बैठा है। गुरु कहाँ बैठा है? गुरु आपका बैठा है यहाँ पे, मान लीजिए अभी तो मेष राशि में बैठा है, तो यानी कि अभी राहु को कोई दिक्कत नहीं है। राहु रेवती नक्षत्र में चौथे चरण में है, तो जो रेवती नक्षत्र का मालिक है वो बुध है। बुध अभी आपके तुला राशि में बैठा है। तो आपको टारगेट क्या करना है? आपको टारगेट करना है अपनी जन्म कुंडली में दो ग्रहों के ऊपर। एक तो मीन राशि का मालिक गुरु, वो कहाँ बैठा है? कहीं वो छठे आठवें 12वें घर में तो नहीं बैठा है। अगर वो छठे आठवें 12वें, जैसे कि मान लीजिए गुरु अगर आपकी जन्म कुंडली में वृश्चिक राशि में बैठा है, तो आप ये माने कि 8-12 का योग बन गया। अब हेल्थ इश्यूज भी आएंगे, हर काम बिगड़ेगा, अपमान होगा, अनबन होगी, घरेलू विवाद होगा, शारीरिक बीमारियों के योग बनेंगे। अगर मान लीजिए कि इसका नक्षत्र स्वामी बुध, यानी राहु रेवती नक्षत्र में चलेगा, इसका नक्षत्र स्वामी बुध अगर छठे आठवें 12वें घरों में है, तो भी आपको इसी तरह के अशुभ परिणाम मिलेंगे। तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बुध क्या करता है? व्यापार का कारक है, तो व्यापार में भयंकर नुकसान। गुरु क्या करता है? वृद्धि का कारक है, हमारे जीवन के अंदर जो सुख सुविधाएं उनका कारक है, तो वहाँ पे वो दिक्कत है। तो हमें कैलकुलेशन इस तरह से करना। सबसे पहला पॉइंट हमारी दशा अंतर्दशा, दूसरा पॉइंट हमारा जो है वो बन जाता है हमारे जो है वो जिस राशि में और जिस नक्षत्र में बैठा है उसके स्वामी कहाँ है जन्म कुंडली में। जिन लोगों के पास जन्म कुंडली नहीं है उनको जो है वो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। उनको क्या करना है? सिम्टम्स को देखना है। जैसे मैंने कुछ सिम्टम्स बताए, तो अगर उन चीज़ों को हम फॉलो कर लेते हैं तो हमें ये आइडिया हो जाता है कि हमें किस तरह के शुभ और अशुभ परिणाम मिलेंगे। अब मान लीजिए कि आपको शुभ परिणाम मिल रहे हैं, तो वहाँ पे आपको क्या करना है? भगवान राहु की और हनुमान जी की पूजा कर सकते हैं। हनुमान जी की पूजा करने से अशुभ भी परिणाम जो है वो भी कम होते हैं और अच्छे परिणाम होते हैं वो और अच्छे हो जाते हैं। राहु के जो देवता हैं वो भैरव जी महाराज है, तो हम भैरव भगवान की पूजा या काल भैरव अष्टकम का जाप करें तो वहाँ से भी हमें लाभ मिलता है। एक और पॉइंट क्या होता है, अगर हम उपाय करें, जैसे कि मान लीजिए शुभ हो रहा है तो मीन राशि के अंदर वो गया है, तो इसका मतलब क्या होता है कि हमें गुरु के कुछ दान पुण्य करने होंगे। कुछ हमें जो है वो राहु से संबंधित, जैसे कि राहु के लिए हम कह सकते हैं भगवान शनि के ही उपाय कर लीजिए, उससे भी लाभ। जैसे कि आप माने कि तेल की पूड़ियाँ जो हैं वो गाय को और कुत्तों को खिलाएं। ज़रूरतमंद व्यक्तियों को, जैसे कि लूले लंगड़े भिखारी हैं या कोई मतलब कोई भी एक ज़रूरतमंद व्यक्ति है, या फिर हम कहें जो काम करने वाले, जो बहुत भयंकर मेहनत मजदूरी करने वाले, कचरा उठाने वाले लोग हैं, उनकी सेवा करें। सेवा रूपी मतलब खाना पीना धन संबंधित, तो आपको लाभ होगा। नशे पते से बचिए। लोगों को ये सजेशन दे कि भाई ये नशा मत करिए। अगर आप नशे को डोनेट करते हो, जैसे कि मान लीजिए हम डोनेट का मतलब होता है ये नहीं है कि हम जो है वो किसी को सिगरेट बांटे, नहीं, वो तो बुरा है। हम ये कहें भाई तुम्हें सिगरेट पीना नहीं चाहिए, तुम्हें जो है वो क्या नहीं करना चाहिए, तुम्हें जो है वो शराब नहीं पीनी चाहिए। ये आपका डोनेशन आपको ज़बरदस्त लाभ देगा। तो इसी तरह से हमें आगे बढ़ के कार्य करना है। तो ये छोटे छोटे उपाय, हनुमान जी की सेवा तो करनी है जिससे कि हमें अत्यधिक लाभ हो। अगर ये आप उपाय करते हो तो आप ये माने कि आपको सर्वोत्तम लाभ मिलने के योग बन जाएगा। तो आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताएं। अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।